नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की कक्षा के अंदर हम बात करने वाले परावर्तन का नियम हम पढ़ चुके हैं, परावर्तन हम पढ़ चुके हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है साधारण दर्पण। साधारण दर्पण। कोई भी व्यक्ति कितना भी संपन्न हो, कोई कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर हो, इस दर्पण के सामने जरूर जाता है अपने आप को देखने के लिए और कहते हैं कि ये जैसा आदमी दिख रहा है उसको दिखा देता है ना। हम कहीं पर भी जा रहे होते हैं, वहाँ उससे पहले जाकर इस दर्पण के सामने जरूर खड़े रहते हैं। साधारण दर्पण क्या होता है? तो कांच की पट्टी के ऊपर किसका लेप होता है? कांच की पट्टी पर चांदी या एल्यूमिनियम या रजत दर्पण जिसे अपन कहते हैं, एल्यूमिनियम का लेप होता है। क्या होता है? लेप होता है। तो ये लेप करने के बाद में, जैसे कि ये कांच की पट्टी है, इसके ऊपर इस प्रकार से ध्यान देना। साइंस में हम जब भी लेप की बात करते हैं, एल्यूमिनियम चढ़ाने की बात करते हैं, चांदी चढ़ाने की बात करते हैं, इस प्रकार से प्रतिबिंब बनाते हैं। जहाँ कहीं पर भी कल्पना कीजिए इस तरह से बना हुआ आ गया और आगे बना दिया उसने ऐसा, तो आपको निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो आपको तुरंत प्रभाव से क्यों ढूंढना है उत्तर के अंदर। बड़ा आसान है, ऐसा तो ईजी वो देगा ही नहीं, पर फिर भी मान लो कभी दे दे तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना कि हमेशा इसको इस तरह से डिनोट करेगा कि ये कांच बनाया और कांच के ऊपर इस तरह की पट्टी हुई, इसे बोलते हैं हम दर्पण। क्या बोलते हैं हम? दर्पण। तो दर्पण की चिकनी सतह हुई इस साइड, यानी कि कोई भी चीज़ परावर्तक सतह हुई इस साइड, परावर्तक सतह। ये जो सतह आएगी इधर वाली परावर्तक यानी टकराने वाली सतह। चलिए जब साधारण दर्पण की हम बात कर रहे हैं तो क्या गुण होता है इसके अंदर देखते हैं। थोड़ा सा गुण पे अपन फोकस करते हैं। ये क्या करता है? इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है ना। और देखने वाली बात यह है कि प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनेगा। जिस भी प्रकार का प्रतिबिंब है वो पीछे बनेगा। कैसे बनेगा? पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा? पीछे की साइड बनेगा। लेकिन दिखने में कैसा बनेगा? तो पार्श्व दिखाई देगा वो। इसीलिए हम पार्श्व दर्पण भी कहते हैं इसको। पार्श्व दर्पण क्यों कह रहे हैं? कि उल्टा दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं पी लिख रहा हूँ तो हमें पी क्यों दिखाई देगा बीच में अगर ये आ जाता है तो। सीधी सी कहानी है कि प्रतिबिंब जो होता है वो हमको कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है। और प्रतिबिंब क्या है? हमेशा दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। आभासी तो हो गई और दर्पण के पीछे भी दिखाई देगा। एक चीज और है, प्रतिबिंब की जितनी दूरी, प्रतिबिंब की उतनी ही दूरी होगी जितनी की बिंब की दूरी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? प्रतिबिंब की दूरी बिंब पर निर्भर करेगी। बिंब पर निर्भर करती है। जितनी दूरी पर बिंब होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब दिखाई देगा। आप जब अपने दर्पण से पीछे खिसकते जाएंगे तो प्रतिबिंब आपको पीछे खिसकता हुआ दिखाई देगा। आप अगर, हाँ ये बात अलग है कि उल्टा दिखाई देगा, लेकिन पीछे की तरफ खिसक रहे हो तो वो भी पीछे खिसकेगा। एक बार प्रश्न पूछा हुआ था, 10वीं कक्षा के अंदर प्रश्न पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि बिंब और प्रतिबिंब हमेशा समान दूरी पर होता है। क्या पूछेगा वो? सिद्ध कीजिए कि बिंब और प्रतिबिंब हमेशा समान दूरी पर होता है। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाता है, अब आप वहाँ पर सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो सिद्ध करने की कोई बात ही नहीं, आपको तो खाली विकल्प ढूंढना है। तो यहाँ पर हम प्रश्न को देख लेते हैं कि साधारण यानी कि समतल दर्पण में बिंब व प्रतिबिंब समान दूरी पर होता है। देखिए, जब बिंब और प्रतिबिंब समान दूरी पर होता है, इसकी बात मैं करता हूं तो उसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमने एक दर्पण लिया, ये दर्पण हो गया। अब इस दर्पण का नाम दिया M और M डैश। ध्यान से देखना, इस पर एक आपतित किरण आई और इस किरण का नाम दिया अपन ने, मान लो P। टकराने के बाद में ये गई Q पर, दूसरी आपतित किरण आई, है ना, और दूसरी आपतित किरण गई यहां पर, इस तरह से निकल गई। दोनों आपतित किरण इस तरह टकराई और निकल गई, है ना। समझिए, ये पी लिया,
है ना। अब ये जो बिंदु है, इस बिंदु को मानते, इसको हटा देता हूँ मैं ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ मानता हूँ इस बिंदु से यहाँ तक दूरी आ गई, ये लीजिए, एक ही बिंदु से निकाला मैंने इसको, ताकि दो बिंदु वाला बात बनाते हैं। पहले एक बिंदु से दो प्रकाश की किरणें निकली हैं, यहाँ पर आई हैं, टकरा के चली गई हैं, और तो ये क्यू डैश हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर मैं इनको उतनी ही दूरी पे पीछे मिला दूं, ये प्रतिबिंब के पीछे की साइड की बात हो रही है, तो मुझे पी डैश मिल जाता है। अब हमेशा की तरह ये और ये बिंदु देखते हैं, तो ये मान लेते हैं कि पी एम और पी डैश एम हमेशा बराबर होगा, ये और ये हमेशा बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, ध्यान देने वाली बात है। आप लोगों ने अभी मेरे को बोला था पिछले वीडियो में कि सर अभिलंब के ऊपर ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ठीक है। आप लोगों ने मेरे को ये बोला था कि सर ये कोण और ये कोण बराबर होता है, अभिलंब से बराबर होता है। इसको मैं कोण नंबर 1 नाम दूँ, इसको 2 नाम दूँ, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोई दिक्कत ही नहीं। इसको मैं कोण 3 दूँ, इसको 4 दूँ, ठीक है। कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया जब कोण 3 और 4 तुम बराबर बता रहे हो, तो इसको मैं 5 नाम दे सकता हूँ कोण। ये देखो ये कोण बन रहा है, ये कोण 5 है ना। तो ये वाला जो कोण है, कोण 1 बराबर हो गया कोण 5 के, बिल्कुल। ये वाला कोण जो आपने बनाया अभिलंब के साथ में, और ये वाला कोण बनाया अभिलंब के साथ में, ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये वाला और ये वाला बराबर हुआ। और भाई जब ये दोनों कोण बराबर हैं, तो अंदर अंदर वाले कोण भी बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। और देखिए इस त्रिभुज के अंदर ये वाली लाइन उभयनिष्ठ है कि नहीं है, उभयनिष्ठ है। जब ये वाली उभयनिष्ठ और ये वाला कोण बराबर, ये वाला 90 डिग्री, तो हमने नियम पढ़ा था कि भुजा कोण और कोण भुजा कोण के नियम से, कोण भुजा और कोण, है ना। तो कोण भुजा कोण के नियम से अगर हम देखें, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, छोटका ये वाला कह रहा हूँ, और ये वाला त्रिभुज दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार से ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज भी बराबर हो गए। जब दोनों त्रिभुज और दोनों बड़े से बड़ा त्रिभुज सर्वांग सम हो गया और छोटे से छोटा त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, यानी कि क्या बात हो गई कि ये मध्य की जो दूरी है वो हमेशा के लिए क्या होगी, बराबर होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज पी एम और ये ओ है, तो ओ सर्वांग सम है किसके, पी डैश एम और ओ के। अतः पी एम बराबर पी डैश एम। उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण। अगले वीडियो के अंदर कुछ नया पॉइंट लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।